सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 हिंदी कोर सेशन 2022-23 को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं, इसमें समय ज़्यादा नहीं गंवाएंगे। खंडा में पहला पठित गद्यांश है, 10 मार्क्स का है, 10 तो MCQ क्वेश्चंस हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि सर हम लोगों को अपठित गद्यांश समझ में नहीं आता, अनसिन पेशेंट समझ में नहीं आता, तो क्या करें। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इत्मीनान से आप पढ़िएगा तो बहुत कुछ जो उसका सेंस है ना वो समझ में आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन में अपने को आंसर टिक करना है, जो कि ज़्यादा कठिन नहीं होता है। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। तख्तेन भुजिता, जीवन का भोग त्याग के साथ करो। यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है वह निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता। जिंदगी की दो सूरतें हैं। तो देखिए, इसको पढ़े तो हमको क्या समझ में आया कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है तख्तेन भुजिता, कि जो त्यागी होते हैं उन्हीं को भोग का आनंद मिलता है। यही इसका सेंस है, इसके अलावा ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि एक तो यह कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हों, तब भी वह पीछे को पाँव न हटाए। मतलब अगर जीत मिल रहा है तो ठीक है, जीत को स्वीकार कर लीजिए। अगर जीत नहीं भी मिल रहा है तो आप लगे रहिए। यही बोल रहा है ना ये जो पैरा अभी हमने पढ़ा है। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो न तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती हैं जहाँ न तो जीत हंसती है और न कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पे एक शब्द है गोधूली। गोधूली संध्या बेलों को बोला जाता है, जहाँ पे न तो दिन होता है न रात होता है। और उसी सेंस को लेके इस पैसेज को लिखा गया है कि कई लोग ऐसे होते हैं न तो जीवन में बहुत अधिक सुख पाते हैं न बहुत अधिक दुख पाते हैं, माने मध्यम वर्ग में रहते हैं, उसी में मर जाते हैं। इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। वे ज़िंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते। और कौन कहता है कि पूरी ज़िंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे लेखक कटाक्ष कर रहे हैं मध्यम वर्ग को कि जो बंधा बनाया जीवन है उसी के इर्द गिर्द ज़िंदगी को काट देना ही ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी का जुआ खेलना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि इसका आनंद ही दूसरा है। और ज़िंदगी का दांव अगर कोई नहीं लगाता है तो उसको ज़िंदगी में कुछ मिलेगा भी नहीं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। ज़िंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमें पूंजी लगाते हैं। तो देखिए, जो व्यक्ति कुछ अलग करता है, नए मार्ग बनाता है, पुरुषार्थ करता है, रिस्क लेता है, बाद में दुनिया उसी के पीछे चलती है। और ज़िंदगी एक व्यापार है, जितना हम इसमें पूंजी लगाएंगे उतना ही हमको रिटर्न होगा। यह पूंजी लगाना ज़िंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उस पन्ने को उलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे हुए हैं। तो देखिए, ये जो पूंजी लगाना का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा लगाना है। इसका मतलब है कि जो कष्ट ज़िंदगी में है, जो रिस्क आपके सामने में आ रहा है, उसको लेना है। आपको उससे भागना नहीं है, समझौता नहीं करना है। क्योंकि अगर आप अपने ज़िंदगी को पीछे तरफ जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब चीज़ ज़िंदगी में अच्छा नहीं होता, उसमें चीज़ें बुरी भी होती हैं। ज़िंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म न होने वाली चीज़ है। देखिए, बहुत बड़ा बात इन्होंने बोल दिया कि जितना दिन जो भी आदमी जी रहा है उसके लिए ज़िंदगी उतना दिन तक ख़त्म नहीं हो रहा है। इसलिए इस चीज़ को हमको मान के चलना चाहिए कि अगर आज जो हम बोएंगे उसी को कल हम काटेंगे। आज जो हम रिस्क लेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, परिश्रम करेंगे, उसी का परिणाम हमको भविष्य में मिलेगा। अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छुपे हुए मौक्तिक कोष को कौन बाहर लाएगा। मतलब थोड़े में ही समझौता अगर आदमी कर ले, संतोष कर ले, तो बड़ा चीज़ उसको कभी भी नहीं मिलेगा। इन्होंने बताया कि समुद्र के गहराइयों में जो उतरता है उनको मोती सीप में मिलता है, लेकिन जो मरी हुई सीप जो किनारे में होते हैं उससे संतुष्ट हो जाए तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया में जितने भी मज़े बिखरे हुए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज़ भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के परे मानकर लौट जा रहे हो। कामना का अंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। रस की निर्जरी तुम्हारे बाहर भी बह सकती है।
यहाँ पे लेखक का उद्देश्य है कि आदमी को कभी भी छोटा लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए और समझौता नहीं करना चाहिए। जितना उसके में ताकत है, जितना वो रिस्क ले सकता है, ज़िंदगी के महत्व को मानते हुए, एक बार के जीवन की सार्थकता को समझते हुए ज़िंदगी के फल को दोनों हाथ से दबाना चाहिए, माने दोनों हाथ से उसको प्रयास करना चाहिए। उसी से आपको सफलता मिलेगा, उसी के द्वारा जग में आपका नाम होगा। उसके लिए यहाँ पे रस की निर्झरी तुम्हारे बहाय भी बह सकती है। तो उन्हीं लोगों का दुनिया में नाम होता है जो ज़िंदगी के फल को दोनों हाथ से दबाते हैं, माने ज़िंदगी को पूरा ज़िंदगी जैसा जीते हैं और पूरा का पूरा वो लोग रिस्क लेते हैं। अब इसका प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, तक्तेन भुजिता कथन से लेखक के व्यक्तित्व की किस विशेषता का बोध होता है। तो देखिए, तक्तेन भुजिता जैसे मैंने बताया कि त्याग करने पर ही भोग का आनंद मिलता है, और इसका जो अर्थ होता है परिवर्जन होता है। तो परिवर्जन की जो विशेषता है ना, उसका बोध होता है। तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा परिवर्जन। बाकी इसका अर्थ परिवर्तन, परावर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होता। दूसरा है, मंजिल पर पहुंचने का सच्चा आनंद उसे मिलता है जिसने उसे। तो देखिए, जो व्यक्ति मंजिल तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करेगा, जब उसको मंजिल मिलेगा तो उसका सच्चा आनंद उसी को प्राप्त होगा। तो देखते हैं ऑप्शन का है, अन्न की आन में प्राप्त कर लिया हो। ये तो बिल्कुल नहीं है, आसानी से अगर मिल जाए तो आनंद मिलेगा ही नहीं। खैर देखिए, पाने के लिए भरसक प्रयास किया हो। तो जो मंजिल को पाने के लिए भरसक प्रयास करेगा ना, उसी का आनंद उसको सबसे ज़्यादा आएगा। जितना जिसकी प्यास होगी, पानी का स्वाद उसको उतना ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ख हो जाएगा। तीसरा है, गोधूलि शब्द का तात्पर्य है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गोधूलि न तो दिन न रात, संध्या वेला। इसका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा, संध्या वेला। प्रश्न 4 है, गोधूलि वाली दुनिया के लोगों से अभिप्राय है। जो लोग मध्यम वर्ग के हैं, जो लोग जो है उसी में समझौता कर लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन का है, विवशता और अभाव में जीने वाले। इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा कि जो लोग अपने आप को विवश मानते हैं, अभाव में ग्रस्त मानते हैं और उसी में जीवन यापन करते हैं, हाथ पर नहीं हिलाते वो लोग, इन्हीं को यहाँ पे लेखक ने गोधूलि वाली दुनिया के लोगों के रूप में संबोधित किया है। इसके बाद प्रश्न इसमें 5 है कि जीवन में असफलताएं मिलने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है। तो देखिए, हमने अच्छे से समझा है कि जो मनुष्य साहसी होता है, असफलता के मिलने पर भी उसके कारणों को खोजता है और उसको जीतने के लिए वो आगे बढ़ता है, बार बार प्रयास करता है। तो इसका ऑप्शन का देखिए, बिना डरे आगे बढ़ता है, क्योंकि डर के आगे जीत है, ऐसा तो नहीं हमने पढ़ा है। का है, पराजय से निपटने के लिए फूंक फूंक कर कदम आगे रखता है, ये भी नहीं है। अपने मित्र बंधुओं से सलाह व मदद के विषय में विचार करता है, ये भी नहीं है। इसका ऑप्शन घ देखिए कि असफलता का कारण ढूंढकर पुनः आगे बढ़ने का प्रयास करता है। बिल्कुल ये घ ही है कि वो जो है ना, असफलता के कारण को ढूंढता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। प्रश्न 6 है, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति साहस की ज़िंदगी जी रहा है। तो देखिए, जो व्यक्ति निडर हो, निशंक हो, जिसको किसी चीज़ का डर ना हो, जो रिस्क लेने में माहिर हो, हम उसी को बोल सकते हैं वर्तमान समय में कि वो साहस की ज़िंदगी जी रहा है। तो इसका ऑप्शन का देखिए, जनमत की परवाह करने वाला, तो कभी साहसी नहीं हो सकता। ख देखिए, निडर और निसंग जीने वाला, बिल्कुल यही साहसी होगा। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सही है, हर मनुष्य को हमेशा जो भी परिस्थिति आए उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा है, मनुष्य अपने दृढ़ मंतव्य व कठिन परिश्रम से सर्वोच्च प्राप्ति की ओर अग्रसर रहता है। यही सर्वोच्च प्राप्ति के मुख्य तरीके हैं कि आपका मन एकदम स्थिर रहे, दृढ़ रहे और आप लगातार कठिन परिश्रम करते रहें। ये दोनों सही हैं। थर्ड देखिए, विपत्ति सदैव समर्थ के समक्ष ही आती है जिससे वह पार उतर सके। बिल्कुल गलत है, विपत्ति सबके साथ आती है, केवल समर्थ के साथ आती है ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि विपत्ति समर्थ के साथ आएगी तो हमेशा वो पार निकल जाएगा। तो इसके पहले और दूसरे जो है ना ऑप्शन सही हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन है कि ऊपर लिखित कथनों में से कौन सा और कौन से सही हैं। तो इसका ऑप्शन ग हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। प्रश्न 8 है, जिंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है। लेखक इससे सिद्ध करना चाहते हैं कि, पहला ऑप्शन है इसमें कि रंगमंच के कलाकारों के समान व्यतीत करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं है, रंगमंच के कलाकारों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ख है, में सकारात्मक परिस्थितियाँ ही आनंद प्राप्त करती हैं। ये भी नहीं है, सकारात्मक परिस्थितियाँ आनंद कभी प्राप्त नहीं करती। आनंद उसी को मिलेगा जो कि विपरीत परिस्थितियों का सामना किया हो। ग है, में प्रतिकूलता का अनुभव जीवन उपयोगी होता है। बिल्कुल यही है कि जो प्रतिकूलता है ना, वही हमको जो अनुभव देता है वो ज़िंदगी के स्वाद को बढ़ाता है, सफलता के आनंद को बढ़ाता है। ग है, केवल दुखद स्थितियों का सामना करवाती हैं। ये भी नहीं है। अब प्रश्न 9 है, किन व्यक्तियों का सुख का स्वाद अधिक मिलता है। तो देखिए, उन व्यक्तियों को सुख का स्वाद अधिक मिलता है जो पहले दुख झेलते हैं। इसका ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा
कि जो पहले दुख झेलते हैं उनको सुख का स्वाद अधिक मिलता है। पूरा पैसेज में हमने इसको समझा है। अब 10वां में आ चुके हैं, जो कि एसेशन रीजन क्वेश्चन है। कथन ये है, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो, रस की निर्झरी तुम्हारे बहाय भी बह सकती है। कारण बता रहा है कि जिंदगी रूपी फल का रस स्वादन करने के लिए दोनों हाथों से श्रम करना होगा। बिल्कुल सही है कि अगर आप जिंदगी में जो फल मिला है जिंदगी का रूप में, उसके रस को पाना चाहते हैं तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा, निरंतर परिश्रम करना होगा, अपनी कमजोरियों को दूर करते रहना होगा। इसी को लेखक ने यहाँ पे लिखा है कि जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो, तभी आपको सफलता मिलेगा। तो इसमें कथन ए सही है और कथन कारण आर जो है ना, दोनों की सही व्याख्या कर रहा है, दोनों के दोनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब प्रश्न 2 में देखिए, 2 ठो पद्यांश है, उसमें से एक के हल को अपने को करना है। मैं दोनों आपके लिए कर दूंगा, इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एक बार पढ़ते हैं अपने आप बहुत सारा समझ में आ जाता है और क्वेश्चन सारे काफ़ी इजी में बन जाते हैं। तो चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजड़े के बाहर धरती बड़ी है निर्मम है, वहाँ हवा में उसे बाहर जाने का टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है, बाहर बहेलिए का डर है, यहाँ निर्भय कंठ स्वर है, फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी, अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है, यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है, मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजड़े से जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी, हर सू जोर लगाएगी और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। ये कवि ने इस कविता के माध्यम से बंधन वक्ती पक्षी को वाणी दिया है। उन्होंने इसके माध्यम से मनुष्यों के समक्ष उन पशु पक्षियों के गुलामी के पीड़ा का वर्णन किया है जिनको हम पिंजरे में रखते हैं। कवि चाहते हैं कि सभी जो जीव जंतु हैं उनको भी स्वतंत्रतापूर्वक धरती और आकाश के विचरण में मनुष्यों को सहयोग करना चाहिए, उनको बंधन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता सबको प्यारा होता है और गुलामी किसी को पसंद नहीं आता, चाहे वो कितनी भी सुख सुविधा से भरी क्यों ना हो। दूसरा जो इसका अभिप्राय है कि जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी, में कवि यहाँ पे बोल रहे हैं कि पिंजरे में सभी सुख सुविधाएं हैं और सही सही समय पर खाना पीना सब मिल जाता है और बाहर में खतरनाक पक्षी के शिकार हो जाने का डर है और हर प्रकार की कठिनाइयाँ बाहर में हैं। जैसे ही चिड़िया बाहर आएगी तो उसको कदम कदम पर अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कोई भी शिकारी उसको मार सकता है और इसके साथ में धरती जो है ना बहुत बड़ा है और कठोर है। आखिरकार एक और इसमें जो मैसेज है जिसको कवि देना चाहते हैं कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होता है, कितने भी कष्ट में स्वतंत्रता मिले लेकिन स्वतंत्रता का महत्व जो है ना गुलामी से लाख गुना बहुत अधिक होता है। आखिरी लाइनों में यहाँ पे लिखा है कि हर सू जोर लगाएगी और पिंजरा टूट जाने पर खुल जाने पर उड़ जाएगी और पिंजरे से जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी। मतलब हर आदमी को अपना आज़ादी इतना प्यारा होता है कि उसके लिए वो जान भी जोखिम में लगाने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो मनुष्य हो पशु पक्षी हो। इसलिए कवि का इसमें अभिप्राय यही है कि स्वतंत्रता सबको प्यारा होता है। देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि पिंजड़े के भीतर चिड़िया को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इसका ऑप्शन का देखिए, खाने की स्वतंत्रता, सम्मान और स्नेह। खाने की स्वतंत्रता तो है लेकिन सम्मान और स्नेह पिंजड़े के अंदर में कैसे मिलेगा उसको। खा देखिए, नीर, कनक, आवास और सुरक्षा। बिल्कुल यही है कि पानी, आवास, सुरक्षा, भोजन सब उसको मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। और ग देखिए, प्यार, पुरस्कार, भोजन और हवा। तो इसमें प्यार और पुरस्कार तो नहीं मिल रहा है इसलिए ग नहीं होगा। और घ देखिए, निश्चितता, निर्भयता, नियम और निरस्ता। तो यहाँ पे देखिए निरस्ता कोई सुविधा तो है नहीं, तो इस प्रकार से हमको दिमाग लगा के इसके ऑप्शन को लगाना है, तो एक हो जाएगा। प्रश्न 2 है कि बाहर सुखों का अभाव और प्राणों का संकट होने पर भी चिड़िया मुक्ति क्यों चाहती है। तो पूरे के पूरे पद्यांश में हमने समझा है कि आज़ाद जीवन जीने के लिए वो मुक्ति चाहती है, आज़ाद जीवन जीने के लिए वो पिंजड़े से बाहर जाना चाहती है। तो देखिए इसका ऑप्शन ख, वह आज़ाद जीवन पसंद करती है, तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा। और बाकी जो ऑप्शन है कि वह अपने परिवार से मिलना चाहती है तो गलत है, जीवन से मुक्ति चाहती है, ऐसा नहीं कि वो मरना चाहती है। और घ जो है वह लंबी उड़ान भरना चाहती है, तो भी नहीं है। इसमें प्रश्न 3 है कि चिड़िया के समक्ष धरती को निर्मम बताने का मंतव्य है, कि दुनिया को कठोर कहने का अभिप्राय कवि का क्या है चिड़िया के समक्ष। तो देखिए कवि बताना चाहते हैं कि दुनिया बहुत ही भयानक है, भयानक कठोर है, जीने के काबिल नहीं है, क्षण क्षण पे और पग पग पे मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है, हर चीज़ वहाँ पे कठिनाई से मिलेगी। तो ये भयावह स्थिति को उत्पन्न करना चाहते हैं, तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, भयावह स्थिति उत्पन्न करना। ख देखिए, छोटे जीव के प्रति दया भाव, ये नहीं होगा। ग बहेलिए से बचाव की प्रेरणा, ये भी नहीं है। और घ है जीवन उपयोगी वस्तुएं जुटाने का संघर्ष दर्शाना, ये भी नहीं है। प्रश्न 4 पद्यांश का मूल प्रतिपाद्य क्या है। तो स्वतंत्रता है। क देखिए, पिंजड़े में पक्षी रखने वालों को सही राह दिखाना, ये तो नहीं है। ख है पिंजड़े के भीतर और बाहर की दुनिया दिखाना, ये भी नहीं है। ग है पिंजड़े के पक्षी की उड़ान और दर्द से परिचित कराना,
ये भी नहीं है। घ है पिंजरे के पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व बताना, बिल्कुल यही है। कवि यहाँ पे पिंजरे के पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व को बताना चाहते हैं। प्रश्न 5 है, कवि के संबंध में इनमें से सही है कि वह, तो देखिए क्या सही है कि वो आज़ादी के समर्थक हैं। क प्रकृति के प्रति सचेत है, ये गलत है। चिड़िया की सुरक्षा चाहते हैं, भी गलत है। ग देखिए वो आज़ादी के समर्थक हैं, बिल्कुल यही सही है। और घ अन्न जल की उपयोगिता बताते हैं, ये गलत है। के अथवा को देखते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो देखिए फूल और कांटे के ऊपर लिखी गई कविता है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भंवर का है भेद देता श्याम तन, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवर को अपना अनूठा रस पिला, निसुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला, है खटकता एक सब की आंख में, दूसरा है सोहता सूर शीश पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो देखिए यहाँ पे सूर माने देवता होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कांटा जो है ना और फूल, उसके ऊपर एक कविता लिखा गया है। अगर हम अच्छे समझें तो फूल और कांटे एक ही स्थान में जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। ये पहले में बताया गया है। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पल कर भी फूल और कांटों का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। कांटा किसी की उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती हैं तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, भंवरे के शरीर को छेद देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो वसन है ना, वसन माने होता है कपड़ा और भंवर माने भंवरा। आगे देखिए कि दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपने गोद में जगह देता है, भंवरों को अपना रस पिलाता है, अपनी मदमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे ना हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी का काम नहीं आता। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुल माने उच्च कुल हो गया। अब चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, प्रस्तुत काव्यांश किससे संबंधित है। तो जैसे कि हमने समझा है कि प्रस्तुत काव्यांश जो है ना वो बड़प्पन की पहचान से संबंधित है। इसका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा कि जिसका में बड़प्पन ज़्यादा होता है उसका मान होता है, जिसमें नहीं होता है वो लोगों की आंखों में खटकते हैं। न कि ये फूल और तितलियों से, न फूल और पौधे से, न फूल और चांदनी से। इसमें प्रश्न 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सद्गुणों के कारण ही मनुष्य प्रेम का पात्र बनता है। बिल्कुल सही है। जो गुणी मनुष्य होते हैं ना, लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनसे प्रेम करते हैं। दूसरा है, परिवेशगत समानता सदैव अव्यवस्था को जन्म देती है। तो जो परिवेशगत समानता है ना वो सदैव अव्यवस्था को जन्म नहीं देती है, इसलिए वाक्य ये गलत होगा। तीसरा है, भौगोलिक परिस्थितियाँ प्राकृतिक भिन्नता का कारण है। तो जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं ना वो सदैव प्राकृतिक भिन्नता का कारण होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ते भी वाक्य गलत है। प्रश्न है कि ऊपर लिखित कथनों में से कौन से सही हैं। इसमें केवल पहला कथन ही सही है, इसलिए इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न 3 देखते हैं कि इस काव्यांश से हमें क्या सीख मिलती है। तो देखिए इस काव्यांश से हमको ये सीख मिलती है कि इस संसार में केवल गुणी मनुष्य ही आदर पाते हैं। तो ऑप्शन का देखिए कि मनुष्य के कर्म उसे प्रसिद्धि दिलाते हैं। बिल्कुल सही है कि जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसके हिसाब से उसकी बदनामी या उसकी प्रसिद्धि होगी। ख देखिए, समान परिवेश में रहते हुए मनुष्य समान आदर पाते हैं। बिल्कुल गलत है। ग है, किसी भी कुल में जन्म लेने से ही मनुष्य बड़ा हो सकता है। ये भी गलत है, जन्म से कोई बड़ा नहीं हो सकता। घ है, समान पालन पोषण होने पर अलग व्यक्तियों के स्वभाव समान होते हैं। बिल्कुल गलत है, समान पालन पोषण होने पर भी अलग व्यक्तियों के स्वभाव अलग अलग होते हैं। प्रश्न 4 है, फाड़ देता किसी का वर वसन में वसन शब्द का अर्थ है। तो देखिए वसन शब्द का अर्थ हमने अच्छे समझा है कि वस्त्र या कपड़ा होता है, तो इसका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा, वस्त्र। इसमें 5वां प्रश्न है कि कवितानुसार फूल निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता। कौन सा कार्य नहीं करता बोल रहा है ना। क है, भंवरों को अपना रस पिलाता है। तो बिल्कुल ये तो पिलाता है, तो ये जो ऑप्शन है ना गलत हो जाएगा। ख है, तितलियों को अपनी गोद में खिलाता है। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि वो तितलियों को तो अपने गोद में खिलाता है। ग है, फल बनकर पशु पक्षियों और मनुष्यों का पेट भरता है। ये कविता में हमने कहीं नहीं पढ़ा है,
ये कार्य जो है ना फूल नहीं करता है, इसीलिए इसका आंसर घ हो जाएगा। घ है सूर्यों के शीश पर सोता है, तो ये जो देवता हैं उनके सिर पे चढ़ाया जाता है या उनको चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है, ये भी सही है, तो इसका घ भी गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन घ करेक्ट होगा। प्रश्न 3 है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला है मुद्रित माध्यमों के लेखन में सहज प्रवाह के लिए जरूरी है। तो देखिए जो मुद्रित या प्रिंटेड मीडियम होते हैं उसमें जो राइटिंग होता है उसके फ्लो के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उसमें तारतम्यता इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा तारतम्यता। और जो उपलब्धता है, एक रेखीयता है, साध्यता है, ये महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। प्रश्न 2 है संबंधित घटना के दृश्य बाइट व ग्राफिक द्वारा खबर को संपूर्णता से पेश करना कहलाता है। तो देखिए दृश्य बाइट और ग्राफिक को एक साथ पेश करना ये जो है ना एंकर पैकेज कहलाता है, तो सेकंड का ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा एंकर पैकेज में दृश्य बाइट और ग्राफिक द्वारा किसी न्यूज को कम्प्लीटली पेश किया जाता है। प्रश्न 3 है 6 ककार के उचित क्रम का चयन कीजिए। ये तो बिल्कुल याद रख लेंगे आप लोग कि 6 ककार का उचित क्रम होता है कि क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। ठीक है, इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर देखिए कालम का कालम ख से उचित मिलान कीजिए। तो इसमें उचित मिलान करना है। इसमें देखिए बीट रिपोर्टर, तो जो बीट रिपोर्टर होता है ना वो संवाददाता होता है, इसको तो हम सब जानते हैं, रिपोर्टर मतलब संवाददाता, तो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। फिर जो फीचर होता है वो कथात्मक होता है, ये भी हमको मालूम है, तो सेकंड का फोर्थ हो जाएगा। कारोबार करने वाला निवेशक होता है, थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा। और खेल में घुटना टेकना पड़ता है, तो देखिए खेल जो है ना घुटने टेकना हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ख सही है। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ का थर्ड। विशेष लेखन के लिए सबसे ज़रूरी बात है क है चील उड़ान और शब्द विवेक। तो ये ज़रूरी बात तो नहीं है कि आपका जो उड़ान हो चील की तरह हो और आप में शब्दों को लेकर बहुत ज़्यादा विवेक हो, तो पहला गलत होगा इसका। इसके बाद इसका ख देखिए गिद्ध दृष्टि और पक्का इरादा। ये सबसे ज़रूरी है कि आपकी गिद्ध दृष्टि हो कि कौन से खबर को कैसे दिखाना है, और साथ ही साथ आपका इरादा जो है ना एकदम पक्का रहे। इसका ऑप्शन का करेक्ट होगा। ग है शब्दावली और उपलब्धियाँ। ये नहीं होगा कि आपके पास शब्दावली का कोश हो और बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ हो। और घ है प्रभावशीलता और बुद्धिमत्ता, तो ये भी नहीं होगा। निम्नलिखित का वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। प्रश्न 4 है प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो देखिए इसको हमने एक बार पढ़ा, अब इसके अर्थ को दिमाग में लेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि इसमें सुबह के वातावरण का सजीव वर्णन किया गया है। प्रातःकालीन आकाश का गहरा नीला रंग प्रतीत हो रहा है और शंख के समान पवित्र और उज्ज्वल है। भोर या सूर्योदय के समय आकाश में हल्की लालिमा दिख रही है, नीला रंग दिख रहा है, लाल रंग दिख रहा है। आकाश की लालिमा अभी पूरी तरह से छट नहीं पाई है, पर सूर्योदय की लालिमा फूट पड़ना चाह रही है। आसमान के वातावरण में नमी दिखाई दे रही है और वह राख से लिपा हुआ गीला चौका या गीला चूल्हा की तरह दिख रहा है। जैसे गांव में क्या करते हैं, सुबह सुबह जो चूल्हा होता है उसको राख में लिप देते हैं, इससे उसकी पवित्रता झलक रही है। भोर का दृश्य या सुबह का दृश्य काले और लाल रंग के अनोखे मिश्रण से भर गया है, माने सुबह होना ही वाला है। ऐसा लगता है कि गहरी काली सील को, जो सिलबट्टा होता है गाँव में जिसमें मसाला या चटनी पीसते हैं, को अभी अभी धो दिया गया हो, अथवा काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दी गई हो। तो इसमें कवि ने सूर्योदय के पहले के आकाश को राख से लिपे चौके के समान या चूल्हे के समान बताया है। इसका कारण क्या है कि उसकी पवित्रता को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से राख को लिप देते हैं या काला कर देते हैं या सफ़ेद कर देते हैं, मतलब राख के द्वारा, चूँकि उसमें कुछ कुछ कोयला भी होता है तो काला सफ़ेद मिश्रण चूल्हे पे आ जाता है। तो सूर्योदय की लालिमा को बिखरने के पूर्व आकाश की स्थिति ऐसे ही होती है, और साथ ही साथ तो गीले चौके के द्वारा पवित्रता को दर्शाना चाहते हैं। ये जो रचना है कवि शेर बहादुर सिंह जी की है और ग्रामीण परिवेश को साकार करने के लिए लिखी गई है। अब प्रश्नों को ध्यान देते हैं। तो पहला है कि नील जल में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो में कौन सा भाव है। तो देखिए इसमें जो भाव है ना वो निर्मलता का है, कि वो निर्मलता को, सादगी को बताना चाहते हैं। तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। तरलता का नहीं है, उज्ज्वलता का नहीं है और न ही सहजता का नहीं है। इसके बाद दूसरा देखिए नीले नभ में उदय होता सूर्य किसके जैसा प्रतीत हो रहा है। तो देखिए अच्छे से हमने इसको समझा है कि ये गौरवर्णीय सुंदरी जैसा
जो खूबसूरत नारी होती है जिसका रंग एकदम गोरा होता है, उसकी तरह ये प्रतीत हो रहा है। तो इसका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। न तो संग जैसा है, न सिंदूर जैसा है, न नीले जल जैसा है। तीसरा, इस काव्यांश में कवि ने उषा का कौन सा चित्र उपस्थित किया है? तो यहाँ पे देखिए कवि जो है ना उषा का शब्दों के द्वारा चित्र उपस्थित कर रहे हैं, शब्द चित्र उपस्थित कर रहे हैं। न तो उन्होंने छावा चित्र किया है, न रेखा चित्र किया है, न भित्ति चित्र किया है। तो शब्द चित्र है, क्योंकि जो भी वर्णन कर रहे हैं शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ग हो जाएगा। और चौथा देखिए, अलंकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? बहुत नीला शंख जैसे। तो जैसे यहाँ पे देखिए जैसे का प्रयोग हो रहा है, तो जैसे का प्रयोग होता है उपमा अलंकार में, तो क बिल्कुल इसका सही है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। ख, जादू टूटता है इस उषा का अब। तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? मनु मानव जनु जानो। तो यहाँ पे मनु मानव जनु जानो जैसे शब्दों का उपयोग नहीं है और न ही उत्प्रेक्षा है ये। तो इसका ऑप्शन ख करेक्ट गलत हो जाएगा। ग है, सूर्योदय हो रहा है। अब सूर्योदय हो रहा है में तो रूपक अलंकार है ही नहीं। और अनुयुक्ति अलंकार में देखिए गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, तो ये अनुयुक्ति अलंकार भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन क करेक्ट हो जाएगा। बहुत नीला संग जैसे उपमा अलंकार होगा। अब इसमें प्रश्न 5 में आते हैं कि कवि द्वारा भोर को राख का लिपा हुआ चौका कहना प्रतिपादित करता है कि भोर का नभ। अच्छे से हमने इसको समझा है कि कवि पवित्रता को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन का देखते हैं कि अपनी आभा से चमत्कृत कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है। ख है, रात के समान गर्म हवा फैला रहा है, ये भी नहीं है। ग है, सफ़ेद व नीले वर्णों का अद्भुत मिश्रण है। हमने अच्छे से समझा है, जैसे मैंने बताया कि राख में सफ़ेदी भी होता है और कोयल का नीलापन या कालीमा भी होता है। तो सुबह भी बिल्कुल वैसे ही होता है। और घ है, नए परिवर्तन और आयामों का प्रतीक है, ते भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। प्रश्न 5 में देखिए, कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त किसी वल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इच्छुदंड से रस निकाल लेता है। तो यहाँ कालिदास की महिमा का वर्णन किया गया है कि वो किसी प्रकार के भाव में रस डाल देते थे, उसका सौंदर्यीकरण अपने शब्दों के माध्यम से कर देते थे। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे और उनमें अनासक्ति का भाव था। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत में है। और इसी प्रकार की अनासक्ति जो है, जो सुमित्रा नंदन पंत हैं उनमें भी है। कवि और रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी, रविन्द्रनाथ में भी यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अब्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यह बताना उसका कर्तव्य है। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे समझाया गया है कि जो राजोद्यान होता है उसका जो सिंह द्वार हो कितना ही सुंदर, कितना ही शिल्पकला से युक्त क्यों न हो। वो कभी ये नहीं बोलता कि सारे रास्ते यहीं पे ख़त्म होते हैं, बल्कि वो ये बताते हैं कि इसके आगे भी कुछ न कुछ है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। तो देखिए कोई भी चीज़ जो है ना अपने आप में खत्म नहीं होता, बल्कि वो मार्ग में पड़ा हुआ एक पत्थर होता है जिसके आगे पूरा का पूरा मार्ग होता है। उसी को यहाँ पे लेखक ने बोला है। पहला प्रश्न है कि कालिदास की सौंदर्य दृष्टि कैसी थी। तो हमने अच्छे से समझा हुआ है कि कालिदास की सौंदर्य दृष्टि जो है ना स्थूल और बाहरी थी। तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म और संपूर्ण नहीं थी, आसक्ति और आडंबरों से युक्त भी नहीं थी, अतिक्रम और अब्रभेदी भी नहीं थी। प्रश्न 2 देखिए, कौन से गुण के कारण कालिदास, सुमित्रानंदन पंत और रविन्द्रनाथ टैगोर कविताओं के साथ न्याय कर पाए। तो हमने अच्छे से समझा है कि अनासक्ति के गुण के कारण, और अनासक्ति मतलब होता है तटस्थता, वो किसी के पक्ष को नहीं लेते थे, निरपेक्ष होकर वर्णन करते थे। तो इसका ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा, तटस्थता। और जो बाकी ऑप्शन है, गंतव्यता ये नहीं होगा, निर्दलीयता भी नहीं होगा और कृषिवलता भी नहीं होगा। प्रश्न 3 है कि फूलों और पेड़ों से हमें जीवन की खालिस्तान की प्रेरणा मिलती है। तो देखिए फूलों और पेड़ों से हमें जीवन में निरंतरता की प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार फूल हमेशा गिरते हैं, फिर नए फूल आते हैं, पेड़ जिंदा होते हैं, मर जाते हैं, ये चक्र चलते रहता है। बाकी जो ऑप्शन है इसमें ख है भावपूर्णता, इसकी प्रेरणा नहीं मिलती। ग है समापनता, इसकी भी नहीं मिलती। और घ है अतिक्रमणता, ये भी नहीं मिलता। इसके आगे देखिए चौथे पे आते हैं। तो चौथा है, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। सेशन रीजन है। कथन है, पुष्प या पेड़ अपने सौंदर्य से यह बताते हैं कि यह सौंदर्य अंतिम नहीं है। बिल्कुल सही है ये, कि जो पेड़ और पुष्प या फूल होते हैं वो अपनी खूबसूरती से यह बताते हैं कि यही खूबसूरती जो है ना अंतिम खूबसूरती नहीं है। तो कथन है तो सही है। कारण आ देखते हैं। कारण आर देखिए कि भारतीय शिल्पकला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। विभिन्न कवियों ने इस बात की पुष्टि की है
ये भी सही है, लेकिन ये जो कारण है ना इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है जो हमने पढ़ा हुआ है, तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा कि कथन ये सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। इसके बाद प्रश्न 5 में आएंगे कि गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कला की कोई सीमा नहीं होती, बिल्कुल सही है कथन कि कला जो है ना सीमा से परे होता है। दूसरा है शिरीष के वृक्ष को कालजयी अवधूत के समान कहा गया है, तो इस कविता में तो ऐसा कहीं नहीं बोला गया है, तो दूसरा गलत होगा। तीसरा है कालिदास की समानता आधुनिक काल के कवियों के साथ दिखाई गई है, बिल्कुल सही है। सुमित्रानंदन पंत के साथ दिखाई गई है, रविन्द्रनाथ के साथ दिखाई गई है, तो इसका ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए ऑप्शन घ होगा। अब प्रश्न आगे देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हेतु निर्देशानुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 6 में पहला है कि सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना आप किसे मानेंगे। तो देखिए सिल्वर वेडिंग को पढ़ने के बाद हमने अच्छे से समझा है कि ये कहानी जो है ना दो पीढ़ियों के बीच में अंतराल के ऊपर बनाई गई है, तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा पीढ़ी अंतराल। और बाकी जो इसके ऑप्शन है कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, इसमें हमने अच्छे से नहीं समझा है। हाशिए पर धकेले जाते हैं मानवीय मूल्य, ये भी नहीं है, और सिल्वर वेडिंग के परिणाम ये भी नहीं है। इसके बाद प्रश्न 2 देखिए, सिल्वर वेडिंग पाठ में जो हुआ होगा वाक्य का अर्थ है। तो देखिए जो हुआ होगा वाक्य है ना, इसका सीधा अर्थ है कि ये जो कृष्णदा की मृत्यु है ना उसके संदर्भ में यूज किया गया है, उसके संदर्भ में प्रयोग किया गया है। तो क्या होगा पाश्चात्य विचारधारा के संदर्भ में, तो बिल्कुल गलत है। परिवार की संरचना के संदर्भ में भी नहीं होगा। ग देखिए कि किशन दाग की मृत्यु के संदर्भ में, बिल्कुल यही सही है, इसको हमने अच्छे से समझा है। और घ है यशोधरा बाबू की नियुक्ति के संदर्भ में, ये भी नहीं होगा। 3 है कि दादा कोल्हू जल्दी क्यों लगाना चाहते थे, ताकि जल्दी रस निकाल के गुड़ बना सकें और गुड़ का उनको जल्दी कीमत मिले और ज़्यादा कीमत मिले, तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा कि गुड़ की ज़्यादा कीमत के लिए वो दादा कोल्हू जल्दी लगाना चाहते थे। बाकी जो ऑप्शन है काम जल्दी समाप्त करने के लिए नहीं होगा, दूसरी फसल के लिए ये भी नहीं होगा, और खेत में पानी देने के लिए ये भी नहीं होगा। इसके बाद चौथा नंबर देखिए, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। तो हमको अच्छे से मालूम है कि जूझ उपन्यास मूलतः जो है ना वो मराठी भाषा में लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा मराठी। प्रश्न 5 है कि लेखक आनंद यादव की मां के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता कैसे गुर्राता है। तो जो लेखक आनंद यादव की मां जब पढ़ाई की बात करती हैं ना, तो उनके जो पिता हैं वो गुर्राते हैं जंगली सुअर के समान, है ना, तो ये ऑप्शन इसका ग हो जाएगा, जंगली सुअर के समान। प्रश्न 6 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखिएगा सही नहीं है बोल रहे हैं ना, तो देखते हैं कौन कौन सा सही है। क है सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता थी, ये तो सही है, इसीलिए सही नहीं वाला ऑप्शन इसका गलत होगा। ख है सिंधु घाटी की सभ्यता आडंबरहीन सभ्यता थी, ये भी सही है, ते भी गलत होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता छोटी होते हुए भी महान थी, ये भी सही है, ते भी गलत होगा। और घ है सिंधु घाटी की सभ्यता में राजतंत्र स्थापित नहीं था। तो देखिए नहीं था बोल रहा है, तो ये सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में राजतंत्र स्थापित नहीं था। यही कथन जो है ना सिंधु घाटी की सभ्यता में के संबंध में सही नहीं है। प्रश्न 7 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है महाकुंड स्तूप में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं। तो देखिए हमने अच्छे से समझा है कि महाकूप स्तूप में उत्तर से दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए दूसरा देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो सभ्यता में सूत की कताई बुनाई और रंगाई भी होती थी। तो जो सबूत मिले हैं या जो हमने पढ़ा है उसके द्वारा बात एकदम क्लियर है कि ऐसा होता था, तो ये भी सही है। तीसरा देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत बुरी थी। अरे वहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था तो वर्तमान से भी अच्छी थी, बुरी तो बिल्कुल नहीं थी, बहुत अच्छी थी, तो ये थर्ड वाला गलत हो जाएगा। चौथा देखिए मोहनजोदाड़ो से मिला नरेश के सिर का मुकुट बहुत छोटा था, ये भी बिल्कुल सही है। ऊपरी लिखित कथनों में से कौन से सही हैं, तो इसमें देखिए सही कौन कौन से हो जाएंगे, पहला दूसरा और चौथा, तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा। अब इसमें प्रश्न 8 है कि राखाल दास बनर्जी कौन थे। तो राखाल दास बनर्जी हमको अच्छे से मालूम है कि एक हिस्टोरियन थे, पुरातत्ववेत्ता थे, तो इसका ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा, पुरातत्ववेत्ता। फिर प्रश्न 9 है जूझ कहानी लेखक की किस प्रवृत्ति को उद्घाटित करती है। तो जूझ कहानी जो है ना लेखक की संघर्षमयी प्रवृत्ति को उजागर करती है, तो इसका ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो ऑप्शन है कविता करने की प्रवृत्ति, पढ़ने की प्रवृत्ति, लेखन की प्रवृत्ति, ये सब इसका सही नहीं होगा। प्रश्न 10 है कि किशोर दा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता क्यों नहीं कर पाए थे। तो देखिए किशोर दा के रिटायर होने पे ना यशोधर बाबू उनकी सहायता इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि उनका खुद का अपना एक परिवार था और अपने इस परिवार को नाराज़ करना नहीं चाहते थे।
ठीक है, यही इसका रीज़न है, हमने अच्छे से समझा है। ऑप्शन का है कि यशोधर बाबू की पत्नी किशनदास से नाराज थी, ये गलत है। ख है कि यशोधर बाबू का अपना परिवार था जिसे वो नाराज नहीं करना चाहते थे, तो इसका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। खंड व में वर्णात्मक प्रश्न पे आ चुके हैं। प्रश्न 7 है कि दिए गए 4 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन कीजिए। ये रचनात्मक लेख लिखिए। तो देखिए, रचनात्मक लेखन करना है। 4 इसमें विषय दिए हुए हैं। क है लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, जिसमें मैं रचनात्मक लेखन कर रहा हूँ। ख है दिया और तूफान, मानव जीवन का सत्य। ग है झरोखे से बाहर। और घ है आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वर्णिम 75 साल। तो देखिए, पहले जो है इसमें लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, उसके ऊपर मैं करूँगा, जिसको अभी आप देखेंगे। लेकिन यदि आप कमेंट करें तो बाकी तीनों विषयों के ऊपर भी मैं रचनात्मक लेखन कर दूंगा। ये डिपेंड करता है कि कितने लोग इसमें कमेंट करते हैं। अभी हम लोग रचनात्मक लेखन करेंगे लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के ऊपर। तो लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के साथ मीडिया चौथा स्तंभ है। यह लोकतंत्र का प्रहरी है। मीडिया के माध्यम से जनमानस में वास्तविकता का विकास होता है। परंतु आज के व्यावसायिक और राजनीतिक युग में मीडिया अपने पथ से भटक चुका है। मीडिया का व्यावसायीकरण और राजनीतिकरण हो चुका है। आज मीडिया का उद्देश्य खबरें दिखाना नहीं, बल्कि खबरों को बेचना है। एक विशेष दिशा में जनमत को मोड़कर अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करना है। हमें इन बातों को समझते हुए मीडिया की खबरों को यकीन करना चाहिए। जनमानस की विवेकशीलता आज समय की ज़रूरत है। हमें मिलकर मीडिया को निष्पक्ष बनाने के लिए प्रयास करना होगा, ताकि मीडिया अपना सही प्रभाव लोकतंत्र और समाज पर डाले। अतः जन भागीदारी और सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया की कमियों को दूर किया जा सकता है। अब आगे देखिए, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। तो 60 शब्दों में इनमें से 3 प्रश्न में से 2 के उत्तर देना है। प्रश्न 8 के तीनों भाग हैं। तो इसमें कहा है कि कहानीकार द्वारा कहानी के प्रसंगों या पात्रों के मानसिक द्वंद्वों के विवरण के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में काफ़ी समस्या आती है। इस कथन के संदर्भ में नाट्य रूपांतरण की किन्हीं 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, कोई कहानीकार तो शब्दों के माध्यम से किसी भी पात्र के मानसिक विचारों को वर्णित करता है, लेकिन अगर आप उसको मंच में या नाटक के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो काफ़ी सारी चुनौतियाँ आती हैं, क्योंकि आप जो मन में चल रहा है उसको नाटक में कैसे दिखाएंगे। तो उसी को इसके उत्तर में लिखना है। अब इसका उत्तर है कि कहानी के प्रसंगों या पात्रों के मानसिक द्वंद्वों का नाट्य रूपांतरण की 3 चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है पात्रों की मनोभावों की। पात्रों के मनोभाव कहानी के घटनाओं के अनुसार बदलते रहता है, जिन्हें मंच पर दिखाना आसान नहीं होता है। दूसरा लिखेंगे मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की। इन दृश्यों का नाट्य रूपांतरण कठिन होता है। और तीसरा है पात्रों की सोच के प्रस्तुतिकरण की, जैसे कि ईदगाह कहानी में हामिद का द्वंद्व कि वो चिमटा खरीदे कि नहीं। इसका ख है कि रेडियो श्रव्य माध्यम है, यह ध्वनि के माध्यम से ही संप्रेषण करता है, इसलिए नाटक में ध्वनि संकेतों का विशिष्ट महत्व है। रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों की महत्ता स्पष्ट करते हुए कोई 3 बिंदु अवश्य लिखिए। तो जैसे कि हम लोग को मालूम है कि रेडियो से कोई चीज़ तो देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं, और ये ध्वनि या आवाज़ के माध्यम से ही संदेशों का संप्रेषण या आदान प्रदान करता है। इसीलिए ध्वनि नाटक में क्या होता है, या रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों का बड़ा ही महत्व होता है। तो रेडियो नाटक में हमको ध्वनि के संकेतों के महत्व को स्पष्ट करते हुए 3 बिंदुओं में इसको लिखना है, माने कम से कम 3 लिखना ही है। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। अब इसके उत्तर में लिखेंगे कि रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों की महत्ता निम्नलिखित कारणों से है। पहला है मंच नाटक लेखन फिल्म की पटकथा और रेडियो नाटक लेखन में काफ़ी समानता है। इसमें दृश्यों को ध्वनि संकेतों से दिखाया जाता है। दूसरा है रेडियो नाटक में ध्वनि प्रभावों और संवादों के जरिए ही दृश्य का माहौल बनाया जाता है। तीसरा है रेडियो नाटक में संवाद व ध्वनि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें दृश्य की जगह कट या हिस्सा लिखा जाता है। इसमें ग है रटंत या कुटियों को बुरी लत क्यों कहा गया है। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन द्वारा इस लत से कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए, रटना माने किसी दूसरे की बनाई हुई सामग्री को याद कर लेना, बार बार दोहरा के अपने विचारों को उसमें लगाना। अगर हम नए या प्रत्याशित विषय पे जब लिखेंगे तो हम रटा हुआ चीज़ को नहीं लिख सकते या जाने हुई चीज़ को नहीं लिख सकते। उसमें जो हमारे अंदर में सृजन है, ये रचनात्मकता है, उसी को हमको लिखना पड़ेगा। इसीलिए रटंत को या कुटेव को हम नए या प्रत्याशित विषयों पर लेखन के द्वारा बच सकते हैं। अब इसके उत्तर में लिखेंगे कि रटंत या कुटियों का अर्थ है दूसरों की सामग्री को याद करके ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने की आदत। इसे निम्नलिखित कारण से लत कहा जाता है। पहला है इससे असली अभ्यास का मौका नहीं मिलता और भावों की मौलिकता समाप्त हो जाती है।
इसमें दूसरा है कि सोचने की क्षमता में कमी होने से चिंतन शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर इसका जो दूसरा भाग है प्रश्न का, उसका उत्तर में लिखेंगे कि अप्रत्याशित विषयों पर लेखन द्वारा इससे बचा जा सकता है, क्योंकि नए विषयों पर विचार अभिव्यक्ति से मानसिक और आत्मिक विकास होता है। अब इसमें प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखिए। तो 80 शब्दों में 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। एक का ग में तो का है कि समाचार लेखन की एक विशेष शैली होती है, इस शैली का नाम बताते हुए समाचार लेखन की इस शैली को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि समाचार लेखन जो है ना एक विशेष तरीके से लिखा जाता है, जो तरीका है या शैली है उसका नाम क्या है उसको हमको लिखना है। साथ ही साथ समझाना भी है कि ऐसा क्यों किया जाता है। अब इसके उत्तर में लिखेंगे कि समाचार लेखन की एक विशेष शैली का नाम उल्टा पिरामिड शैली है, जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना सबसे पहले दी जाती है और उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण और फिर सबसे कम महत्वपूर्ण समाचार लिखे जाते हैं। इसमें इंट्रो, बॉडी, समापन, समाचार प्रस्तुति के 3 चरण होते हैं। इसमें पहला है इंट्रो, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों, सूचनाओं और जानकारी को लिखा जाता है। दूसरा है बॉडी, मुखड़े में उल्लिखित तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण समाचार की बॉडी होती है। और तीसरा समापन, समाचार के समापन और मुखड़े के बीच एक तारतम्यता होनी चाहिए। इसमें ख है बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो हमको बताना है कि बीट रिपोर्टिंग क्या होता है और दूसरा ये बताना है कि विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होता है। इसके अंतर को इसके आंसर में हमको लिखना है। अब इसके उत्तर में लिखेंगे कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में निम्नलिखित अंतर है। पहला, बीट रिपोर्टर को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। दूसरा, बीट रिपोर्टर को अपने क्षेत्र की जानकारी और उसमें दिलचस्पी होना ही पर्याप्त है, उसे केवल सामान्य खबरें ही लिखनी पड़ती हैं, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टर को अपने विषय क्षेत्र की घटनाओं, मुद्दों व समस्याओं का बारीक विश्लेषण करके उसका अर्थ भी स्पष्ट करना होता है। इसका तीसरा है कि बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग में सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करना आवश्यक है। और चौथा है कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग से संबंधित उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। इसमें ग है फीचर क्या है, फीचर को परिभाषित करते हुए अच्छे फीचर की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो हमको इसमें बताना है कि फीचर किसको बोलते हैं, फीचर को परिभाषित भी करना है और ये भी बताना है कि जो अच्छा फीचर होता है उसमें क्या 3 खासियतें होती हैं। अब इसका उत्तर है कि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मिक लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उसका मनोरंजन करना होता है। अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में शब्द चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखन की भाषा सहज, संप्रेरणीयता से परिपूर्ण होनी चाहिए। समाचारों से विपरीत फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। फीचर लेखन कथात्मक शैली में किया जाता है। अब इसके आगे देखिए, काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। तो ये काव्य खंड के ऊपर आधारित प्रश्न है। 3 में से 2 प्रश्नों का उत्तर हमको लिखना है और 60 शब्दों में लिखना है। प्रश्न 10 के 3 भाग हैं, क ख ग, जैसे कि पहले साल वो किए हुए हैं। इसमें क है कि आत्मपरिचय कविता में कवि ने अपने जीवन में किन परस्पर विरोधी बातों का सामंजस्य बिठाने की बात की है। तो देखिए, जो हमने अच्छे से समझा है आत्मपरिचय कविता, उसमें कवि जो है ना किस प्रकार से बता रहे हैं कि जो उनके जीवन की परस्पर विरोधी बातें हैं उनमें उन्होंने सामंजस्य बिठाया हुआ है, उसको इसके उत्तर में लिखना है। अब इसके उत्तर में लिखेंगे कि आत्मपरिचय कविता में कवि ने अपने जीवन में निम्नलिखित विरोधी बातों का सामंजस्य बिठाने की बात की है। पहला, सांसारिक कठिनाइयों से जूझने पर भी अपने जीवन से प्यार करना। दूसरा, संसार और विपरीत परिस्थितियों की परवाह न करना। तीसरा, कवि को संसार का अपूर्ण लगना। और इसका चौथा है कि अपने सपनों का अलग ही संसार लिए फिरना। इसका ख है, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। तो जैसे कि हमने इसमें समझा है कि रस का जो अक्षय पात्र है उसमें कवि बताते हैं कि रचना कर्म के द्वारा ही हम अक्षय पात्र के निर्माण कर सकते हैं। तो उन्हीं को विशेषताओं को, माने कवि के रचना कर्म की विशेषताओं को हमको इसके उत्तर में लिखना है। अब इसका उत्तर है कि रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर इंगित किया है। पहला है कि रचना कर्म का अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता, यह अविनाशी या कालजयी होता है। दूसरा, कवि की रचनाएं हमेशा अमर रहती हैं, बार बार पढ़े जाने पर भी कविता का रस समाप्त नहीं होता है। तीसरा, कवि की रचनाएं पाठकों को अच्छा संदेश और जीवन में सही मार्ग दिखाती हैं।
अब इसमें प्रश्न ग है कि विप्लव रव से छोटे ही हैं। तो देखिए विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। पंक्ति में विप्लव से क्या तात्पर्य हुआ है, तो इसमें बताना है कि विप्लव का मतलब क्या है, और साथ ही साथ छोटे ही हैं शोभा पाते, जो छोटे लोग होते हैं वो क्यों शोभा पाते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है, तो उसको इसके उत्तर में हमको लिखना है। इसके उत्तर में लिखेंगे कि उक्त पंक्ति में विप्लव से तात्पर्य क्रांति से है, छोटे ही हैं शोभा पाते ऐसा निम्नलिखित कारणों से कहा गया है। पहला, गरीब और आम जनता ही शोषण का शिकार होती है, समाज में क्रांति इन्हीं से आरंभ होती है, इसीलिए यही क्रांति के जनक होते हैं। दूसरा, क्रांति का आगाज होते ही ये नए और सुनहरे भविष्य के सपने संजोने लगते हैं, जिसकी चमक इनके चेहरे पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। प्रश्न 11 है कि काव्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। तो 2 प्रश्नों के उत्तर हमको 40 शब्दों में लिखना है। इसमें 3 प्रश्न है क ख ग। इसमें जो पहला प्रश्न क है वो बोलता है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है। तो देखिए जो पतंग उड़ता है ना, उसी प्रकार से बच्चों के मन में भी विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं, बिल्कुल पतंगों के समान वो भी उड़ती हैं। उसी को इसके उत्तर में हमको लिखना है। अब इसके उत्तर में लिखेंगे कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान के साथ निम्नलिखित संबंध है। पहला, आकाश में उड़ती पतंग देखकर बच्चों के मन उड़ने को आतुर हो जाते हैं। दूसरा, पतंग की भांति बाल मन ऊंचाइयों को छूकर आसमान से पार जाना चाहता है। इसका प्रश्न ख है कि बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? तो जैसे कि हमको मालूम है कि जो बात हम बोलते हैं एक भाषा के माध्यम से बोलते हैं, और भाषा के द्वारा ही हम अपने भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाषा के चक्कर में जो सीधी बात है ना, वो भी हमको टेढ़ी लगने लगती है। ये कैसे होता है, उसको इसके उत्तर में हमको लिखना है। अब इसका उत्तर है कि बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि पहला है, मनुष्य का शब्दों के चमत्कार में उलझकर इस गलतफहमी का शिकार होना कि कठिन और नए शब्दों के प्रयोग से अधिक प्रभावशाली ढंग से बात कही जा सकती है। दूसरा है कि भाव की अपेक्षा भाषा पर अधिक ध्यान दिए जाने के कारण भाव की गहराई का समाप्त हो जाना। इसमें प्रश्न ग है कि कवितावली के छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। तो जैसे कि कवितावली के छंदों को हमने पढ़कर अच्छे से समझा है कि तुलसीदास एक महान लेखक थे, और उनको अपने समय की जो गरीबी थी उसके बारे में गहरा अनुभव था, और उनको हमको यहाँ पे इसके उत्तर में अच्छे से लिखना है। अब इसका उत्तर है कि निम्नलिखित कारणों से हम समझ सकते हैं कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। पहला, कवितावली में समकालीन समाज के विभिन्न वर्गों का यथार्थ चित्रण किया है। दूसरा, गरीबी के कारण लोगों का अपनी संतान बेचने का वर्णन एवं किसानों की दिनहीन दशा का मार्मिक वर्णन किया है। अब आगे देखिए, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में हमको लिखना है। तो प्रश्न 12 के भी 3 भाग हैं, क ख ग। इसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर हमको 60 शब्दों में लिखना है। तो प्रश्न क इसमें कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र नहीं देखता, बस देखता है तो सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को, और इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट करके लिखिए। तो देखिए, जैसे कि हमको मालूम है कि जो बाजार है ना, उसमें आदमी पैसा लेके जाता है, जिसके पास जितना पैसा होगा बाजार उसको उतना ज़्यादा सम्मान देता है, सामान देता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, किसी भी क्षेत्र या भाषा का बोलने वाला हो, या किसी भी राष्ट्र का व्यक्ति हो। इसी को इसके उत्तर में हमको लिखना है। इसका उत्तर है, हम इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि पहला है, बाजार के लिए हर व्यक्ति ग्राहक है। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म और क्षेत्र नहीं देखता, सिर्फ ग्राहक की क्रय शक्ति देखता है। दूसरा है, बाजार को इस बात से कोई मतलब नहीं कि ग्राहक औरत या मर्द, उसका धर्म, जाति या क्षेत्र कौन सा है। और इसमें तीसरा है कि आज जहां जीवन के हर क्षेत्र में भेदभाव है, वहीं बाजार के लिए हर एक समान है। इस प्रकार यह सामाजिक समता की रचना भी कर रहा है। इसमें प्रश्न ख है कि कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो देखिए, लुट्टन के जीवन में जो जो परिवर्तन आते हैं ना, जैसे कि कहानी को हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है कि उसका बचपना कैसे था, जवानी कैसा था, और आखिरी में वो कैसे मरा, इन चीज़ों को इसके उत्तर में हमको लिखना है। अब इसका उत्तर है कि कहानी के प्रारंभ में लुट्टन के माता पिता का गुजर जाना और उसके सास द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। आगे जाकर कहानी के मध्य में दंगल जीतने पर लुट्टन मशहूर पहलवान बन जाता है, जिससे उसके पास सुख सुविधा के सभी सामान आ जाते हैं। लेकिन 2 जवान बेटों का पिता बन जाने के बाद उसकी पत्नी का निधन हो जाता है। कहानी का अंत अत्यंत नाटकीय है। हैजे से उसके दोनों पुत्र मर जाते हैं, और वह स्वयं भी हैजे का शिकार होकर संसार से चला जाता है। इसमें प्रश्न ग है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती जा रही है, क्या स्थिति आज भी है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जाति प्रथा में क्या होता है कि व्यक्ति को चाहे इच्छा हो या ना हो, उसी प्रकार काम करना पड़ता है जो उसके पूर्वज करते हैं,
हो सकता है उस काम में उसका भरण पोषण ना हो, उसको उतना पैसा ना मिले कि उस काम से गुजारा चले जाए, लेकिन चूंकि वो जाति से बंधा रहता है तो काम को बदल नहीं पाता, जिस कारण उसके में बेरोजगारी और भुखमरी और गरीबी आ जाती है। लेकिन स्थिति आज बदल रही है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो जैसा सोच रहा है, जैसा चाह रहा है, उस प्रकार के पेशा को अपना रहा है और जाति प्रथा की जो संकीर्णताएं थीं वो कम होती जा रही हैं। तिन्हीं को इसके उत्तर में हमको लिखना है। अब इसका उत्तर है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का भी एक कारण है, क्योंकि जातिगत बंधन के कारण मनुष्य अपना पेशा नहीं बदल पाता है, जिसके पैतृक पेशा में पारंगत नहीं होने पर भूखे मरने तक की नौबत आ जाती है। जाति प्रथा कम लाभ वाले पेशे से बांधे रखती है, जिससे समाज में गरीबी और भुखमरी बनी रहती है। आज स्थिति में परिवर्तन आ चुका है। आज कोई भी जाति का व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर पेशा चुन और बदल सकता है। आगे देखिए, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। तो गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर हमको 40 शब्दों में लिखना है। प्रश्न 13 में भी 3 प्रश्न है। तो क है कि लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है। तो देखिए, हम जानते हैं, इसको पढ़ के समझे हुए हैं कि लेखक जो है ना, शिरीष को कालजयी मानते हैं, सन्यासी की तरह मानते हैं, क्योंकि जो व्यवहार सन्यासियों में उन्होंने देखा वही व्यवहार शिरीष में भी पाया जाता है। उसको इसके उत्तर में हमको लिखना है। अब इसका उत्तर है कि लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह माना है, क्योंकि शिरीष सन्यासी की भांति सुख दुख की परवाह नहीं करता है। धैर्य के साथ विपरीत हालात में भी अजय जीवन जीते हुए भावनाओं की भीषण गर्मी को सहता है। शिरीष बाहर की गर्मी, धूप, बारिश से प्रभावित नहीं होता है। इसका ख है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। तो इसके उत्तर में हमको लिखना है कि लोग जो है ना, लड़कों की टोली को मेंढक मंडली क्यों बोलते हैं। फिर आगे लिखेंगे, यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी। इसमें लिखना है कि यह टोली जो है ना, खुद को इंद्रसेना या भगवान इंद्र के जो सैनिक हैं ऐसा कहकर क्यों बुलाती थी। अब इसका उत्तर में लिखेंगे कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम इसलिए दिया था क्योंकि वे लड़कों की उछल कूद से परेशान थे। उनकी वजह से सड़क में होने वाले कीचड़ से गांव वाले गिरते थे। इसके दूसरे के आंसर में लिखेंगे कि यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर इसलिए बुलाती थी क्योंकि वे स्वयं को इंद्रसेना का सैनिक मानकर भगवान इंद्र से वर्षा की विनती करते थे। इसका आगे प्रश्न है कि भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भाव नहीं। जैसे कि हम जानते हैं कि भक्तिन तो अच्छी है लेकिन फिर भी उसमें दुर्गुण है, तो लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो इसके उत्तर में हमको लिखना है कि लेखिका का मत ऐसा क्यों है। अब इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि भक्तिन भोली भाली बुद्धिमान सेवा भाव वाली थी, लेकिन उसकी भक्ति में लिखित दुर्गुण थे। जैसे पहला है पैसों को भंडार घर की मटकी में छुपा कर रखना। दूसरा, लेखिका से झूठ बोलना और बेवजह तर्क वितर्क करना। तीसरा, शास्त्रों में लिखी बातों की व्याख्या वो अपने अनुसार करती थी।